नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री कन्या एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। संघवाद की हम बात करेंगे। हमने देखा था कि किस तरीके से जो संविधान है वो राजनीतिक दर्शन के रूप में काम कर रहा है और उसमें अलग अलग तरीके से समानता के रूप में संविधान किस तरीके से एक फिलोसॉफी के रूप में काम कर रहा है। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से संविधान है वो स्वतंत्रता के रूप में एक राजनीतिक दर्शन का काम कर रहा है। ये भी चीज हमने देखी थी कि संविधान किस तरीके से धर्मनिरपेक्षता के रूप में भी काम करने का कर रहा है, धर्मनिरपेक्षता के रूप में। हमने ये भी चीज देखी थी कि संविधान किस तरीके से सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है वो देने का काम कर रहे हैं व्यक्ति को। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का कॉन्सेप्ट, वैश्विक मताधिकार, ये क्या, ये अलग अलग संविधान की जो संप्रति है, दर्शन के संप्रति थे, उनकी बात हुई। अब जो बात करेंगे वो विषय वस्तु है संघवाद की। मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था संघवाद। संघवाद क्या है? संघवाद सामान्यतः इसको समझोगे कि संगठित रहने का विचार। क्या है? संगठित रहने का विचार है। किसका संगठित रहना? राज्य और केंद्र का किसी देश की शासन व्यवस्था में संगठित रहने का विचार है वो संघवाद। तो संघवाद का मतलब है संगठित रहना। सामान्य अर्थ देखो पहले, संघवाद का अर्थ है संगठित रहना। किन का संगठित रहना? राज्य व केंद्र का संगठित रहना। राज्य व केंद्र का संगठित रहना संघवाद का विचार कहलाता है। भारत में आप देखोगे, जैसे मैंने समझाया था कि भारत सरकार पूरे देश के लिए एक सरकार होगी, भारत सरकार। ये कैसे है? केंद्र सरकार। राज्य में जैसे राजस्थान सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ये भी क्या है? तो केंद्र और राज्य दोनों का साथ मिलकर जो कार्य करना वो संघवाद के अंतर्गत कहलाता है। और किस तरीके से भारत, मैंने ये भी बताया था कि भारत जो कि इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा। यानी भारत में राज्यों ने क्या किया है, एक तरीके से समझौता नहीं किया है, स्वयं में आकर है वो विलय किया है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा आर्टिकल 1 कह रहा है, भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ। संघ होगा का मतलब हुआ यूनियन होगा। क्या होगा? यूनियन होगा। जो कि संघ के लिए बेसिक जो टेक्निकली वर्ड यूज किए जाते हैं वो दो वर्ड यूज किए जाते हैं संघ के लिए। कौन सा? एक होता है फेडरल और दूसरा होता है यूनियन। मैंने ये भी समझाया था आपको कि किस तरीके से अमेरिका है वो फेडरल व्यवस्था को अपना रहा। तो आप कहोगे कि साहब संघ का अर्थ है फेडरल और यूनियन, ये तो दोनों ही हुए, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है इसमें मतभेद है। मतभेद क्या है? आप अमेरिका में देखोगे तो वहां पर केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों के मध्य क्या है? समझौता है, एग्रीमेंट है कि राज्य है। जैसे वहाँ जो शिकागो राज्य है या वाशिंगटन है या कोई भी राज्य है, पेंसिल्वेनिया वगैरह, तो वो क्या है? एक तरीके से केंद्र ने उनके साथ है वो समझौता किया कि आप है वो हमारे साथ रहिए और आपको है जो भी शक्तियां पावर दी जाएगी उन शक्तियों का बंटवारा किया गया। और बाकायदा प्रत्येक के लिए अपने अलग अलग राज्यों के हैं वो क्या है? कानून भी। क्या है? कानून भी है। प्रत्येक स्टेट के अपने अलग अलग कानून है, उन कानून से, उन संविधान से वो स्टेट चल रहा है। अब वापस आप आइए कहाँ पर? यूनियन पर आइए। कौन सा यूनियन? यूनियन हमारा भारत है, आपका इंडिया है वो यूनियन। क्या आपके प्रत्येक राज्य का संविधान है? तो आप कहोगे कि नहीं साहब, ऐसा तो कोई प्रत्येक राज्य, राजस्थान सरकार चल रही है, राजस्थान सरकार का अलग संविधान है, केंद्र सरकार की, ऐसा तो नहीं। तो संविधान तो एक ही चल रहा है पूरे देश के लिए। ठीक है, फिर अलग क्या इनको प्रत्येक के लिए अपने विशेषाधिकार है? तो कहेंगे कि नहीं साहब, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी गई शक्तियां हैं वो ये। क्या भारत में जो राज्य आए, क्या राज्यों के साथ केंद्र सरकार ने उस समय कोई एग्रीमेंट किया था विलय के समय? तो कहेंगे कि नहीं, किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया, लेकिन बेसिक समझौते थे कि उनको शामिल करने की हमने बात की। तो इसलिए हमने कहा कि यूनियन वह होगा जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं है और राज्यों ने स्वयं केंद्र में आकर क्या हुआ? विलय किया। केंद्र में स्वयं आकर क्या कर रहे हैं? विलय कर रहे हैं। किसमें? यूनियन के अंतर्गत। ये केंद्र है और केंद्र में विलय हो रहा है किसका? राज्यों का विलय है, राज्यों। तो ये मोटी बात हुई।
कि केंद्र के अंतर्गत जब राज्यों का विलय है वो यूनियन है, संघ होगा, और भारत है वो राज्यों का संघ है, ऐसा आर्टिकल फर्स्ट कह रहा है। तो भारत में किस तरह की एक संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, उस संघीय व्यवस्था वो हमारे संविधान का एक संप्रति है, फिलोसॉफिकल दर्शन के रूप में किस तरह का संघ होगा उनकी बात हुई। आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेदों को जगह देकर भारतीय संविधान ने असमतोल संघवाद को अपनाने का काम किया। यानी आप देखोगे किस तरीके से हमने कहा कि साहब भारत जो है वो राज्यों का संघ है, और ये भी कह दिया कि सभी के लिए एक संविधान होगा। तो फिर आप कहोगे कि साहब ऐसा क्यों किया गया कि जम्मू कश्मीर के लिए तो आपने अलग आर्टिकल है वो बना दिया गया, आर्टिकल 370 है, उसका संविधान भी अलग है, उसका बाकायदा झंडा भी है, संविधान भी है, उसका अलग ध्वज भी है, उसके अलग कानून भी हैं, हमारे संविधान के सारे प्रावधान हैं वो भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है? दूसरा एक और उदाहरण आप समझो, आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 है वो पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को दिया गया। पूर्वोत्तर के राज्य है वो नागालैंड जैसे स्टेट हैं उनको दिया गया। क्यों? क्योंकि जनजातियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु वहां पर उनको अधिकार दिया गया। तो ये क्या, बाकी सभी राज्यों के लिए सम्मान है, इन 2-4 स्टेट के लिए हैं वो अलग है। तो हमारा जो भारत का संघवाद है, कुछ राज्यों को विशेष दिया और बाकी को सामान्य रखते हुए उनमें जो असमतोल है, समान रूप से तोल नहीं होते हुए भारत है वो क्या है, एक संघवाद है। क्यों? क्योंकि वहां की जो परिस्थितियां हैं वो भिन्न है। आप देखोगे जो आपका JNK जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की स्थिति आप देखोगे राजस्थान की स्थिति से भिन्न है, राजस्थान की स्थिति से भिन्न है। तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ है वो परिस्थितियां तय करती है, वहां का जो भूगोल है वो बहुत कुछ तय कर रहा है। इसलिए उस क्षेत्र को हमारे साथ पूर्णतया जोड़ने के लिए हमने क्या किया, उनको कुछ विशेष प्रावधान दिया, उनको कुछ विशेष शक्तियां दी कि वो कुछ समय बाद में भारत में पूर्णतया विलय हो जाएगा। जब वहां पर स्थितियां सामान्य हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अदर जो स्टेट है, अन्य जो राज्य हैं उनकी तरह ऐसी स्थिति आएगी तो समान रूप से वह कार्य करेगा। तो एक तो बात यह हुआ कि जो भारत का जो संघवाद है वह असमतोल संघवाद है, यानी क्या हुआ कि दोनों के अंतर्गत समानता नहीं होते हुए भी उनमें तुलनात्मक रूप से संघवाद की भावना को प्रेरित कर रहा है। यानी केंद्र और राज्य और अन्य स्टेट के बीच में जो एक स्वायत्तता को रखते हुए भी समानता की बात कर रहा है। संविधान में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की बात मानी गई है और संविधान का झुकाव हमेशा केंद्र की मजबूती की तरफ तो है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकार में भी महत्वपूर्ण अंतर है। आप देखोगे अमेरिकी संघवाद की संवैधानिक बनावट समतोल है, लेकिन भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से असमतोल है। यानी अमेरिका के जो संघवाद है उसमें सभी राज्यों का है अपना संविधान है, सभी की व्यवस्थाएं, तो सभी राज्यों के साथ है वो एक तरीका, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, असमतोल है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को देखेंगे, नागालैंड को देखेंगे, कुछ राज्यों को हमने विशेष दिया और बाकी के लिए हम सामान्य स्थिति रखी। ये क्या है, ये तो यही बात हो गई कि आप जिस प्रकार से एक परिवार के अंतर्गत 2 लड़के हैं, उनमें बड़े के साथ आप विशेष शक्तियां दे रहे हो, साथ मोटो है उसको बड़ा जमीन में उसको ज्यादा दो, छोटे को है वो कम दो। ये क्या, ये ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर है या नागालैंड जैसे राज्यों की अपनी अलग स्थिति है, वहाँ की जनजातियों की कुछ अलग विशेषाधिकार है। या जम्मू कश्मीर में आप देखोगे वहाँ का जो भूगोल है वो क्या है, वो अपने आप में स्थितियां भिन्न है। इसके लिए उन्हें हमें मूल धारा में लाने के लिए है वो असमतोल संघवाद को अपनाने का काम किया गया। कुछ एक विशेष इकाइयों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना में बराबर इस बात का भी ख्याल रखा गया कि इन इकाइयों के साथ संबंध अनूठे रहे और इन्हें विशेष दर्जा देने का भी काम किया जाए, और इसके लिए जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 का प्रोविजन किया गया। मसलन भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय इस आधार पर किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इस प्रदेश को स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता का मतलब हुआ विशेष शक्तियां, विशेष। तो ये जो स्वायत्तता जैसा वर्ड आए तो उससे आप घबराना मत, उसका मतलब हुआ कि विशेष शक्तियां हैं वो सब किसको दी गई है, कश्मीर को दी गई है आर्टिकल 370 के तहत। क्यों? क्योंकि वहां की स्थिति मैंने आपको बताने का काम किया था कि किस तरीके से वहां का भूगोल है, जो मध्य एशिया से है वो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान के साथ है, वो चीन के साथ संबंधों को संतुलित करने का काम करता है, तो अफगान के साथ में उसकी सीमा लग रही है। तो ये अलग अलग जो देशों के साथ उसकी जो रीजनल कनेक्टिविटी वो
कनेक्टिविटी और जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमें उसको विशेष अधिकार भी दिए, लेकिन उनको क्या किया कि हमारे साथ रखने का काम किया। यदि ऐसा नहीं होता तो कहीं न कहीं सामरिक रूप से वो भारत को समस्या का सामना करना पड़ता। जम्मू कश्मीर एकमात्र प्रदेश है जिसका अपना संविधान है, और ठीक इस तरह अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। यह अनुच्छेद न सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान करता है, बल्कि आप्रवास पर भी रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा करता है, और बहुत से अन्य प्रदेशों को भी विशेष प्रावधानों का लाभ मिला है। भारतीय संविधान के विभिन्न प्रदेशों के साथ इस असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं। यानी बात यहाँ पर यह आई कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर को हमने 370 की धारा दी, उसी तरीके से हमने नागालैंड के लिए है वो 371 की धारा प्रदान की। लेकिन इसका उद्देश्य आप देखोगे, नागालैंड का जो 371 के तहत वहाँ पर बाहरी लोग हैं वो प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अपने स्थानीय जो लोकल पहचान है, उनके अपने लोकल रीति रिवाज हैं, उनकी जो अपने लाभांश है, तो उनको देखते हुए भी हमने उस बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा ली। तो आप ये नहीं कहोगे कि साहब हमारे साथ असमानता हुआ, हमें भी है वो नागालैंड में जाकर है वो जमीन जायदाद लेने का काम होगा। लेकिन इसलिए नहीं, क्योंकि उनके अपने अलग रिवाज हैं, अपने अलग परंपरा हैं, उनके अपने पुश्तैनी आदिवासियों के, चूंकि जनजातियों के अपने विशेष राइट है, जनजाति संस्कृति को बचाने के लिए 371 का हमने प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत किया, जो असमान स्थिति को दर्शाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, ये एक कनेक्टिविटी को कर रहे हैं कि यदि जो आदिवासियों की, जनजातियों की जो रीति रिवाज है, संस्कृति है और जो अपने स्थानीय पहचान है वो कायम रही, तो ये अपने आप भारत के अंतर्गत विलय का कार्य करेंगे। आगे देखिए, हालांकि संविधान में मूल रूप से ये बात मानी नहीं गई है, परंतु आज भारत एक बहुभाषिक संघ है और हर बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता और इन्हें परस्पर बराबरी का दर्जा देना जरूरी है। इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान के दावे को एकता के दावे के साथ जोड़ने में सफलता पाई है। भारत में एक भरा पूरा राजनीतिक मैदान मौजूद है, जिसमें परस्पर प्रतिस्पर्धी बहुविध असमानताएं राजनीतिक दांव दर्ज करने की छूट दे रही। यानी इसका मतलब ये हुआ, सामान्य इस बात को आप समझिए कि भारत है वो बहुभाषी संघ है और इसमें अलग अलग भाषाओं के हैं वो लोग रह रहे हैं। आप देखोगे किस तरीके से है वो कश्मीर के अंतर्गत डोगरी बोलने का काम कर रहा है, वही असम के अंतर्गत असमिया बोलने का काम कर रहा है, वही तेलुगु है, तमिल है, मराठी है, कन्नड़ है, गुजराती है, अलग अलग राज्यों के अपने अलग अलग जो लैंग्वेज है वो लोगों को बहुभाषी है। और इस बहुभाषी संघ में एकता कायम करने के लिए, उनकी संघवादी की जो एकता की संस्कृति को है वो जोड़ने के लिए हमें उनको विशेष तरीके से प्रोविजन, विशेष तरीके जो प्रावधान किए वो जरूरत हुई। तो ये एक जो हमारा महत्वपूर्ण संप्रति हुआ था, किस तरीके से संघवाद है वो भी संविधान में राजनीतिक दर्शन के रूप में काम कर रहा है। और जब आप कहीं भी जाएंगे, चाहे आप यूएस में चले गए या कई विदेशों में चले गए, तो इस संघवाद का जो दर्शन है कि वहां आप जाते ये कहोगे कि सब हम क्या हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के हैं वो लोग हैं। आप ऐसा नहीं कहोगे कि हम राजस्थान से आए हैं या उत्तर प्रदेश से आए। क्यों? क्योंकि वो संघवाद ही था कि भारत का जो राज्य है और केंद्र दोनों ही मिलकर काम करेगा। आपकी एकल नागरिकता मैंने पढ़ाई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, आगे किस तरह से संविधान की ये विशेषता थी, आज भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये क्या है, ये एक संप्रति था संघवाद का, जो आपकी पहचान को बनाए रखने का काम कर रहा। आगे बढ़िए, राष्ट्रीय पहचान, किस तरीके से राष्ट्रीय पहचान का जो संप्रति है वो क्या है, वो भी संविधान का एक राजनीतिक दर्शन है। संविधान के राजनीतिक दर्शन के रूप में कार्य कर रहा है। संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर जोर दिया गया और इस संबंध में हमारी राष्ट्रीय पहचान का भाषा या धर्म के आधार पर बनी अलग अलग पहचान में से कोई विरोध नहीं है। भारतीय संविधान में इन दोनों पहचानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई, फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई और इसी धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल
बनाने के संबंध में हुई बहस से स्पष्ट हो जाता है। यानी भारत में राष्ट्रीय पहचान की बात की जाए तो संविधान में भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर जोर दिया गया कि भाषाई आधार पर, या फिर आप कहोगे कि हम असमिया भाषा से हैं, या फिर आप कहोगे कि हम डोगरी से हैं या तमिल तेलुगु से हैं, वो भी हमारे राष्ट्रीय पहचान का दायरा, उसके आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा और किसी भी धर्म के आधार पर भी नहीं होगा। जबकि जो भाषाई और जो धार्मिक विविधता है वो भारत की अपने आप में एक पहचान का कार्य किया इसने कभी भी है वो भारत की एक समस्या के तौर पर काम नहीं किया है। इसलिए जो राष्ट्रीय पहचान के अस्मिता में भाषा और धर्म है वो कभी भी बाधा डालने का काम नहीं किया गया। और ये भी बात यह है कि जो धर्म के मामले पर निर्वाचन मंडल की बात हुई तो उस समय भी हमारे संविधान में स्पष्ट किया गया था, जब संविधान बन रहा था उसमें कहा गया कि नहीं, निर्वाचक मंडल है वो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की जाएगी, बल्कि क्या होगी, वह जो उनकी स्थिति है उसके आधार पर करो। आप धर्म के आधार पर हैं वो मत देखो, उनकी आर्थिक स्थिति या उनका प्रतिनिधित्व कम है तो ऐसी स्थिति में करो। तो पृथक निर्वाचन मंडल पर भी बहस हुई और उसके स्थान पर हमने क्या कर दिया था, SC ST के लिए जो रिजर्वेशन जैसी व्यवस्थाएं, आरक्षण जैसी व्यवस्था लाने का काम किया ताकि समाज में समानता का कायम की जा सके। संविधान में ऐसे निर्वाचन मंडल की बात भी नकार दी गई। पृथक निर्वाचन मंडल की बात को नकारने का कारण ये नहीं था कि इससे मानने पर विभिन्न धार्मिक समुदायों में भेद पैदा होंगे अथवा इससे राष्ट्रीय एकता की धारणा पर खतरा उत्पन्न होता है। इसको नकारने का कारण ये भी था कि इसमें राष्ट्रीय जीवन सहजता में बाधा पहुंचाने का काम कहीं न कहीं कर रहा था। फिर आगे बढ़ेंगे, प्रक्रियागत उपलब्धि है वो किस तरीके से हमारे संविधान की है, वो एक दर्शन के रूप में काम किया। 5 केंद्रीय विशेषताओं को हमारे संविधान की आधारभूत तत्व में उपलब्धि कहा जाता है और इसके अतिरिक्त कुछ उपलब्धियां भी प्रक्रियागत हैं। जैसे हमने कहा कि अव्वल यह है कि भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है और हम इस बात को जानते हैं कि बहुत से समूह और हितों को संविधान सभा में समुचित नुमाइंदगी न हो सकी, लेकिन इस सभा की बहसों से ये बात साफ है कि सभी के हितों का ख्याल रखा गया। प्रक्रियागत उपलब्धि का बात यह है कि जो संविधान की कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो प्रक्रिया के दायरे में हाल भी निरंतर रूप से चलायमान है। मैंने आपको बताया था पहले संविधान की मूल 3 है वो केंद्रीय उपलब्धियां बताई थी कि किस तरीके से वो संविधान ने काम किया। फिर आज जो बात करेंगे कि जो उन 3 की है उसके अलावा 2 भी और महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो बात निकल कर आई कि साहब जो संविधान में जो राजनीतिक विचार विमर्श ये बात आई कि संविधान सभा में कुछ लोगों का कहा कि समुचित नुमाइंदगी नहीं है, सामान्य जनता का सभी का है वो समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। इस पर बात निकल कर आई कि एक प्रतिनिधित्व बात निकल कर आई, दूसरे राय पर आई कि भाई कुछ लोगों ने कहा कि प्रतिनिधित्व है नहीं है, ये बात हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहो कि किसी का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, ये राय आपकी गलत है। यानी आज भी संविधान है वो निरंतर अपने विशेषताओं को और अपने जो संवैधानिक दर्शन को है वो समेटते हुए निरंतर प्रक्रियागत है, यानी हाल भी उन नए नए संप्रतियों को ग्रहण करने का काम कर रहा है। जैसे हमने समाजवाद का कॉन्सेप्ट है वो संविधान में संशोधन करके स्वीकार किया, वो क्या है, प्रक्रियागत है। नई व्यवस्था में बात आई तो हमारे संविधान ने उस व्यवस्था को स्वीकार करने का क्या किया, कार्य किया। संविधान निर्माताओं का नजरिया यथासंभव सबको शामिल करने का था और खुलापन इस बात का संकेत है। भारतीय जनता के परिणामों को अपने स्वार्थों की तुला पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि की तुला पर तोलकर परखने के लिए तैयार किया था। और इससे यह भी पता चलता है कि संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते थे। यानी जो बात निकल कर आई किस तरीके से जो सरदार पटेल ने कहा था कि सरदार पटेल का आगे एक स्टेटमेंट में बताऊंगा। यहाँ पर बात यह है कि जो संविधान निर्माता थे, हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उनके मन में एक ही नजरिया था, उनका इस बात पर स्पष्ट है कि भारतीय जनता है वो अपने परिणाम के मामले में स्वार्थ नहीं है, बल्कि क्या है, हर जो चीज नई व्यवस्था आई उसको तर्क की कसौटी पर तोलने का काम किया और उस तर्क की कसौटी के फलत ही हमें कुछ असहमतियां हुई, विभेद भी हुई, कुछ एक मतभेद भी हुए, असमानता है, असहमति, हम सभी सहमत हैं, हर बात पर नहीं थी संविधान सभा के अंतर्गत, लेकिन फिर भी ये बात थी कि सभी है वो जनता के सरोकार के लिए कार्य करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि का कार्य हुआ। आगे चलकर ये भूलना, सरदार पटेल का एक स्टेटमेंट है जो यहाँ पर कह रहा है कि आगे चलकर ये भूलना सबके हित में होगा कि इस देश में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जैसी कोई चीज नहीं है। भारत में सिर्फ एक समुदाय है और वह कौन सा समुदाय है, वह समुदाय है आपका संविधान। सरदार पटेल का ये जो कथन है वो अपने आप में बड़ी निकल कर बात आई। ऊपरी कथन का ये आपको जवाब मिल रहा है। ऊपरी कथन में कहा गया है कि भारतीय जो निर्माता थे, संविधान बनाने वाले लोग, उनका नजरिया साफ था और उन्होंने हमेशा कहा
कि भारतीय जनता है वो परिणामों पर नहीं देखती, बल्कि हर बात को तुला की कसौटी पर तोलने का काम कर रही है। और कभी कभार ऐसी असहमतियां भी थी, विभेद थी, जो हमारे सकारात्मक मूल्यों को काम किया। और इस पर सरदार पटेल का भी यही स्टेटमेंट था कि आगे चलकर हमें इस सबको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे देश में कोई भी अल्पसंख्यक नहीं है और कोई भी बहुसंख्यक नहीं है, बल्कि क्या है, एक ही समुदाय है और वह समुदाय है कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ भी नहीं है। ये सरदार पटेल ने संविधान सभा में वाद विवाद के दौरान एक बात कही थी, जो अपने आप में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच की जो झगड़े हैं उसको समाप्त करने हेतु कार्य करे। फिर जो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात थी संविधान के बारे में उपलब्धियों का, इससे सुलह और समझौते के जज्बे का भी पता चलता है, सुलह और समझौते जैसे शब्द को हमेशा नकार के भाव से नहीं देखना चाहिए। हर समझौता बुरा नहीं होता। यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी मूल्यवान चीज का सौदा कर लिया जाता है तो ये समझौता बुरा होता है। लेकिन किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो और ये सौदा दो बराबरी के लोगों के बीच खुली प्रक्रिया में होता है तो ऐसे समझौते पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। और हम इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर चीज होनी चाहिए, परंतु नहीं है। फिर भी हर चीज को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से अंगूठी उठाने लायक नहीं है। संविधान सभा इस बात पर भी अडिग थी कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय सर्वसहमति से या दृढ़ता से लिया जाए, जो अपने आप के अंतर्गत क्या था, प्रशंसनीय कार्य था। एक हनुमंत थैया करके संविधान सभा के अंतर्गत सदस्य थे। उनका बयान था कि हम वीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ अंग्रेजी बैंड है वो बज रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इसी रूप में शिक्षित हुए। यह ठीक वैसा ही संविधान है जैसा महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा है। यानी हमारे एक संविधान वेता थे हनुमंत थैया, जिनका एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे संविधान में कुछ बातें हैं वो विरोधाभासी बातें ली गई, कुछ बातें हैं जो अलग अलग देशों के संविधानों से आपने सीधी ग्रहण की, कुछ बातें ऐसी हैं जो सामान्य जनता के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही, कुछ बातें ऐसी हैं जो गांवों के हितों की बात नहीं कर रही। जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो बात थी वो गांव की बात कर रहे थे, स्वराज्य ग्राम की बात कर रहे थे कि गांवों को महत्व दिया जाए। तो हनुमंत थैया ने कहा था कि जिस प्रकार हमें वीणा या सितार सुनने का, संगीत सुनने का तो है वो शौक है, लेकिन वो वीणा और सितार संगीत सुनना तो चाहते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बैंड है वो कौन सा बजा रहे हैं, अंग्रेजी बैंड बजा रहे हैं, तो आपको अंग्रेजी बैंड आपका नहीं बजेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे वे ज्यादातर आप देखोगे अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के थे, ज्यादातर है वो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज और उन बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में उनकी शिक्षा हुई। तो उन्होंने कहा था कि ये जो संविधान लिखा गया अंग्रेजी प्रभुत्व वाले लोगों का लिखा गया है, और ये हम जो संविधान लिख रहे हैं वो वैसा संविधान जैसे नहीं है जैसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कल्पना की थी। उन्होंने सोचा था वो संविधान वास्तव रूप में नहीं लिखा गया। तो ये क्या, ये संविधान के बारे में उस स्थिति को उजागर कर रहा है जो विरोधाभासी तथ्यों को लेने का काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने किया था। आगे बढ़ते हैं, संविधान की कुछ सीमाएं हैं, कमियां हैं, उनको देखते हैं। इस कुछ एक संविधान की जो कमियां आ रही अपने आप के अंतर्गत आप देखोगे, जैसे कमी ये रही कि सभी वर्गों का आज भी नेतृत्व है वो नहीं कर पा रहा। क्या समाज में वास्तविक रूप में समानता आई, नहीं आई। तो यानी कुछ ऐसी चीजें जिनको वास्तविक रूप से धरातल पर इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जाता, वो समस्या। इन बातों का मतलब ये नहीं है कि भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण और त्रुटिहीन दस्तावेज है। जिन सामाजिक परिस्थितियों में संविधान का निर्माण हुआ उसको देखते हुए ये बात स्वाभाविक है कि इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे भी रह गए और ऐसी बातें बच जाए जिनकी पुनरावलोकन की जरूरत रहती है। तो इस संविधान को बहुत सी ऐसी बातें समय के दबाव में पैदा हुई, फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस संविधान में कुछ भी सीमाएं हैं। अब हम संक्षेप के अंतर्गत संविधान की जो कमियां हैं उनको देखने का काम करेंगे। संविधान की पहली कमी यह है, ये बात करता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत ही केंद्रित करते हैं। संविधान की पहली कमी निकल कर आई कि साहब भारत का संविधान है वो राष्ट्रीय एकता की तो बात करता है लेकिन बहुत ही ज्यादा केंद्रीय करते हैं, यानी विकेंद्रीकरण कम हुआ है। ज्यादा सर्वदात जो शक्तियां हैं वो किसको दी गई, केंद्र को दी गई है, और राज्यों को शक्तियां हैं वो कम दी गई। राज्यों को शक्तियां कम है वो दी गई। दूसरी बात है कि इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया।
यानी परिवार से जुड़े हुए कुछ लिंगगत मुद्दे थे, न्यायिक मुद्दे थे, यानी महिलाओं और पुरुषों में जो समानता कायम करने की बात की गई। आज भी आप देखोगे कि जितनी पुरुष आबादी पढ़ी लिखी है उसके मुताबिक महिलाओं का अनुपात कम है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था थी आज भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दे पाई। आज देखोगे कि आप राजनीति के अंतर्गत पुरुषों का जो प्रतिनिधित्व है वो महिलाओं के गुना अधिक है। आज आप देखोगे कि बड़े बड़े पदों के ऊपर ज्यादातर पुरुष हैं वो आसीन है। महिला की आज तक आप देखोगे कि जो भारत की प्रधानमंत्री जाकर बनी वो एक महिला बनी, सारे के सारे पुरुष बने। आप देखोगे कि राष्ट्रपति जाकर बनने का काम हुआ तो वह एक व्यक्ति जाकर एक महिला बनने का काम करे। तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है वो जाकर एक दो महिलाएं बनने का काम हुआ। आप हर एक स्टेट की स्थिति को भी खंगालोगे तो स्वतंत्रता के बाद 70 साल में वहां पर एक दो महिलाएं मुख्यमंत्री बनी है, हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है या राज्यपाल आकर बनी। तो ये स्थिति क्या, ये स्थिति वास्तव में लिंगगत न्याय की है कि महिला और पुरुष दोनों को जो है वो न्याय की भावना स्थापित आज भी नहीं है। जो हमारा संविधान कहता था कि समानता और न्याय स्थापित होगी, वह न्याय से आज भी हम कोसों दूर है, वह न्याय स्थापित नहीं हो पाया। तीसरे मुद्दे पर चलिए क्या कह रहा है। तीसरी बात स्पष्ट नहीं है कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के निर्देशक तत्व वाले खंड में क्यों डाल दिया गया। तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी बात यह निकल कर आई कि आप देखोगे कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी आर्थिक जो अधिकार हैं, जैसे कि हमने देखा कि एक गरीब भारत आप राष्ट्र की स्थिति देखोगे तो जो डीपीएसपी जैसे तत्व थे, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक जैसे तत्व थे, नीति निर्देशक जैसे तत्व और दूसरे मौलिक अधिकार है, तो आपने डीपीएसपी जैसे तत्वों को है वो क्यों नहीं लागू किया। भारत जैसे देश की यह सबसे बड़ी कमजोरी, जो सबसे अच्छी अच्छी बातें थी वो तो आपके निर्देशक तत्व में रख ली गई, उनको तो आपने लागू नहीं किया। यदि आपने नीति निर्देशक तत्वों के खंड को है वो भी लागू कर दिया होता तो आज की जो स्थिति थी कई गुना भिन्न थी। जो समाज में सामाजिक आर्थिक न्याय लाने की बात कर रहे थे, जो मूल अधिकारों को आप ज्यादा शक्तिशाली बनाने का काम कर रहे थे, तो यदि इनको आपने लागू किया होता तो वास्तव के अंतर्गत है वो ज्यादा से ज्यादा नागरिकों के मूल अधिकारों की पूर्ति है वो निर्देशक अधिकारों को लागू करते तो हो जाती। तो संविधान की ये कुछ एक खामियां रही, कुछ एक कमजोरियां रही, कुछ एक सीमाएं रही जिनको संविधान हासिल नहीं कर पाया। आपसे ये पूछा जाएगा कि संविधान की सीमाएं बताइए तो आप कहोगे कि संविधान है वो एकता कायम नहीं कर सका क्योंकि ज्यादातर शक्तियां केंद्र को दे दी, राज्यों को शक्तियां है वो कम दी। फिर आप कहोगे कि साहब जो लिंगगत न्याय है वो भी आज भी नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक पदों पर पुरुष बैठे, ज्यादातर बड़े पदों पर पुरुष बैठे, महिलाओं की स्थिति आज भी कम, शिक्षा में आज भी महिलाएं कम। एवन की जो आर्म्ड फोर्सेज है, पुलिस है या फिर आप अन्य देखोगे आर्मी है, जो उनके अंतर्गत महिलाओं का रेशियो कम है। ये क्या दर्शाता है, ये अपने आप में सामाजिक न्याय को स्थापित करने का जो उद्देश्य था वो हमारा नहीं हो पाया। फिर हमने कहा कि जो गरीबी और विकासशील देश में सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्था को लागू करना है तो उसके लिए नीति निर्देशक जैसे तत्व थे वो राज्य ने क्यों नहीं लागू किए, जबकि राज्य को पहले लागू करने चाहिए। यदि इनको लागू करता तो वास्तव रूप में राज्य में क्या है, वास्तव रूप में है वो विकास का कार्य हो जाता। तो ये अपने आप के अंतर्गत एक बड़ा कार्य हुआ। फिर हम ये भी देखेंगे कि संविधान की इन सीमाओं के कारण को समझना और दूर करना संभव है, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण नहीं कि हमारा ये तर्क है कि संविधान की सीमाएं इतनी गंभीर नहीं है कि ये संविधान के दर्शन के लिए खतरा पैदा करे। तो ये मोटी मोटी जो बातें थी कि किस तरीके से राष्ट्रीय एकता की बात है, किस तरीके से लिंगगत न्याय की बात थी, लिंगगत न्याय की बात हुई कि जो महिला और पुरुष दोनों को है वो समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया। तो ये क्या, ये वास्तव के अंतर्गत अखंडता के लिए खतरा नहीं है और ये इतनी बड़ी समस्याएं भी नहीं है कि इनका है वो समाधान नहीं किया जाए, इतनी गंभीर भी नहीं है और इतनी भी नहीं है कि संविधान के दर्शन के लिए खतरा पैदा कर दे। लेकिन इनका यदि समय पर है वो निराकरण होता तो वास्तव के अंतर्गत जो समस्याएं थी, मूल समस्या, उनका निदान हो पाता। अब आएंगे निष्कर्ष के रूप में कि वास्तव के अंतर्गत जो संविधान का दर्शन है उसका क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, किस तरीके से कार्य आता है। निष्कर्ष, इस अध्याय में हमने ये जाना कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और संविधान की केंद्रीय विशेषता उसे क्या बनाती है, जीवित बनाती है। कानूनी प्रावधान और संस्थानिक व्यवस्था समाज की जरूरत तथा समाज के द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर करती है। इस पुस्तक में हमने जिस संस्थागत व्यवस्था का अध्ययन किया उसके मूल में भविष्य के प्रति एक दृष्टि है और इस दृष्टि को सहमति हासिल करनी अनिवार्य है। यह दृष्टि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्पन्न हुई और संविधान सभा ने इस दृष्टि का परिष्कार किया और वैदिक संस्थान के रूप में अपनाने का कार्य किया। यानी निष्कर्ष बात हम ये सीख रहे हैं
कि हमने पढ़ा कि जो संविधान का राजनीतिक दर्शन है, जो फिलोसॉफिकल महत्व है, किस तरीके से राजनीतिक रूप में इसका दर्शन किस तरीके से महत्व है, राजनीतिक दर्शन के रूप में ये कैसे काम कर रहा है। तो हमने देखा कि राजनीतिक दर्शन के रूप में काम की यदि बात हो तो संविधान का एक जीवंत दस्तावेज है, एक जीवित प्राणी की तरह और निरंतर रूप से है, उसमें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल कार्य कर रहा है। तो एक राजनीतिक दर्शन है, वो भी समय समय पर आकर समावेश होता रहता है। ऐसा नहीं कि फिक्स बात संविधान में लिख ली वही नहीं, बदलती हुई परिस्थितियों के मुताबिक राजनीतिक दर्शन भी है, उन चीजों को है वो एक्सेप्ट करता है। जैसे आप समानता है, स्वतंत्रता, ये क्या है, ये भी बेसिक नीड थी उस पॉलिटिकल व्यू की। तो कहेंगे कि संविधान है वो जीवंत दस्तावेज है और बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को उस व्यवस्था के अनुकूलित लेकर काम करता है। फलत उसमें नवीन दर्शन के जो तथ्य हैं वो सामने होने का काम कर रहे हैं। और इसमें जरूरी नहीं है, इसमें सबसे बड़ी बात जो जरूरी नहीं कि हर समय विरोध का देखना पड़े, इसमें कुछ ऐसे विरोध हैं जो अनिवार्य भी, विरोध करोगे तो भी व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन होगा। और ये इतिहास के भविष्य के प्रति एक दृष्टि को विकसित करने का काम कर रहा है कि वर्तमान समस्याएं वो भविष्य में आपके सॉल्यूशन किस तरीके से क्रिएट करने का काम कर रहा है। इस तरीके से हम कहेंगे कि संविधान है वो वास्तव में एक जीवित दर्शन के तौर पर कार्य कर रहा है। तो ये तो आपका हो गया संविधान का जीवित दर्शन वाला भाग। फिर इसके कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको आप मोटे तौर पे देख लीजिए किस तरह से है वो जीवंत दर्शन। संविधान में उल्लेखित देश के मूल्य व आदर्शों से, जैसे भारतीय संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय आदि के लिए प्रतिबद्ध है, इन सब के साथ उसके दर्शन को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। तो संविधान के दर्शन का आशय यह है कि संविधान में उल्लेखित वे मूल्य, वो आदर्श जो क्या करते हैं, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय आदि की स्थापना का काम करते हैं, संविधान के दर्शन कहलाते हैं। ये आपके संविधान के दर्शन की परिभाषा होगी प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना। अंत में भी और शुरू में भी परिभाषा मैंने बताई थी, पुनः एक बार संविधान के दर्शन की परिभाषा को आप समझोगे, कहोगे कि संविधान के दर्शन से आशय है किसी देश के संविधान में उल्लेखित वे मूल्य, वे आदर्श जिससे क्या है संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय आदि की स्थापना हेतु कार्य किया जाए, संविधान के दर्शन कहलाया जाएगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, धार्मिक समूहों के अधिकार, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, संघवाद आदि का भी समावेश किया हुआ है। और संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार संक्षेप संविधान की प्रस्तावना में दिया गया। और हमारे भारत के संविधान के यदि आपको पूछ लिया जाएगा बच्चों कि आप भारतीय संविधान के दर्शन के कुछ तत्व बताइए, तो क्या बताओगे? आप कहोगे कि साहब धर्मनिरपेक्षता है, अल्पसंख्यकों के अधिकार है, धार्मिक समूहों के अधिकार है, सार्वभौमिक मताधिकार है, संघवाद है, स्वतंत्रता है, समानता है, लोकतंत्र है, सामाजिक न्याय है और शांतिपूर्ण लोकतंत्र है। ये क्या है? ये हमारे संविधान के मूल दर्शन रहे। और आपको भारतीय संविधान का दर्शन को समझना होगा तो आप किसको पढ़ोगे? संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने का काम करोगे। संविधान की प्रस्तावना, जिसको संविधान का क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। संविधान का परिचय पत्र है वो कहने का काम कहा जाता है। संविधान का परिचय, संविधान का परिचय पत्र। और ये प्रस्तावना शब्द है वो कब है? प्रस्तावना आप देखोगे कि 13 दिसंबर को 1946 को किसने? जवाहरलाल नेहरू ने है वो संविधान सभा में रखी थी। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ये रखा गया। और ये प्रस्तावना का मतलब है परिचय। क्या परिचय? आप देखोगे कि संविधान में ये हमने पहले प्रस्तावना जोड़ पूरे संविधान की विशेषताओं को बताने का काम करा। हमने भारत के नागरिकों के लिए ये किया है, इस तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करेंगे, अवसरों की समानता होगी, उनके सभी की गरिमा को बनाए रखने का काम होगा, देश की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे। ये क्या? ये बेसिक प्रस्तावना, उसका परिचय दिया हुआ संपूर्ण भारत है वो ऐसा होगा। और भारत के संविधान के दर्शन से भी यही बात है कि संविधान की प्रस्तावना में आप जाकर देखो तो वो क्या है? भारत की संविधान का दर्शन है। जिस तरह से हमने देखा था कि जापान का जो संविधान है उसको हमने देखा कि जापान के संविधान की प्रस्तावना में क्या है? उसका दर्शन झलकता है। जापान के संविधान का दर्शन क्या कहा गया? शांति की बात कर रहा है। जापान का संविधान किसकी बात कर रहा था प्यारे विद्यार्थियों? शांति की बात कर रहा था कि हम किसी भी तरह का है वो युद्ध उन्माद की स्थिति से इनकार करते हैं और सदैव शांति स्थापित करने हेतु प्रयत्न करेंगे।
संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से, जैसे अधिकार, नागरिकता और लोकतंत्र इत्यादि। संविधान में निहित आदर्श जैसे समानताएं, स्वतंत्रताएं हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं। हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाएगा तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियां बनी है, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चलकर उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने का काम किया जाएगा। संविधान का मुख्य सार संविधान की प्रस्तावना में लिखित है। और संविधान की प्रस्तावना क्या है? हमारे संविधान की आत्मा है। इस बात का ध्यान रखना, 1 नंबर से पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाए, तो आप कहोगे प्रस्तावना को। संविधान की विशेषता, भारत का संविधान की आपसे विशेषता पूछी जाएगी अपने आप में, तो भारत का संविधान लिखित और विस्तृत संविधान है। भारत का संविधान कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है। भारत का संविधान संघात्मक यानी केंद्र और राज्य का मिश्रण है। भारत का संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख है। भारत के संविधान में निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका है। और भारत के संविधान में एकरी यानी एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। एकल नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भाग है, वो आप देखोगे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है उल्लेख किया गया। मौलिक कर्तव्यों का कहां पर किया गया? भाग 4 के क में जोड़ा गया। भाग 4 के क और 51 में है, वो इनको जोड़ा गया 51 क। ठीक है। मूल अधिकार कौन से में? मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद आप देखोगे 14 से लेकर 32 तक है। संघात्मक व्यवस्था का कहां पर उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 1 से लेकर के आपके 4 तक। और भाग आपका फर्स्ट है, भारत राज्यों का संघ में उल्लेखित है। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता है। संसदीय प्रणाली, संसद अपनाई गई यानी प्रधानमंत्री किस तरह से होगी व्यवस्था। सामाजिक न्याय है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता है, धर्मनिरपेक्षता है, अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। फिर मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट है, सार्वभौमिक मताधिकार है और राष्ट्रीय पहचान है। ये क्या है? ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं और यही आपके संविधान का क्या है? यही आपके संविधान के राजनीतिक दर्शन के बिंदु है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के युग में प्रवेश के लिए हुआ है। और ये कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप से हासिल करवाने की क्या कर रहा है? ताकत दे रहा है। कुछ विशेषताएं, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, सभा, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होगी। फिर सामाजिक न्याय, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और उसके लिए क्या किया गया? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या हुआ बच्चों? आरक्षण की व्यवस्था हमने की है। फिर हमने अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान, शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी अल्पसंख्यकों के लिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, धर्म से दूरी बनाए रखना। धर्मनिरपेक्षता का सामान्य अर्थ क्या? सर्वधर्म सम्मान, अर्थात धर्म से क्या है? दूरी बनाए रखनी। हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेद नहीं करता और राज्य धर्म में और धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, परंतु धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति या आत्म सम्मान को यदि ठेस पहुंचाई जाए तो राज्य क्या करेगा विद्यार्थियों? हस्तक्षेप करेगा। जैसे कि कह दिया कि साहब इस स्कूल के अंतर्गत कोई फलाने धर्म का, मुस्लिम धर्म का या सिख धर्म का विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा। जब ये बात आ गई तो ऐसी स्थिति में राज्य हस्तक्षेप करेगा और बाकायदा उस संस्था को पाबंद करेगा कि आप हैं वो धर्म के आधार पर बात नहीं करोगे, सभी बच्चों को पढ़ने दिया जाए। यानी किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचती तो राज्य हस्तक्षेप करेगा। राज्य किसी धार्मिक संस्था को शिक्षा और आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, देश की सभी वैश्विक नागरिकों को 18 वर्ष से प्रतिनिधि चयन में भाग लेने की अधिकार है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं। संघवादी भारतीय संविधान में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जिसमें एक केंद्रीय सरकार पूर्ण राष्ट्र के लिए, दूसरी राज्य के लिए होगी, वह संघवाद के अंतर्गत काम करेगी। प्रक्रियागत उपलब्धि में बात की थी कि संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार से विमर्श है। संविधान सभा को असहमति से सकारा रूप में देखती है। संविधान सभा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत से नहीं, सबकी अनुमति से लिया और ये समझौते के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रक्रियागत उपलब्धि में शामिल हुई। संविधान की आलोचना का बिंदु है कि भारत का संविधान साहब सबसे लंबा है, 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां। ये क्या है? ये क्या है? किसी भी देश का संविधान जितना छोटा होगा, जितना शॉर्ट होगा उतना ही अच्छा होगा। शॉर्ट एंड स्वीट, यानी जितना छोटा होगा उसको लागू करना आसान होता है, उसमें कम है, विवादित होता है।
भारत का संविधान में आपने 395 यानी 400 अनुच्छेद डाल दी, 12 अनुसूचियां डाल दी, यानी इतने विस्तृत संविधान को कोई व्यक्ति कैसे समझ सकते। इसलिए इसकी आलोचना की जाती है कि आपने अलग अलग देशों का नकल करके एक बड़ी पुस्तक बना कर दे दी। तो ये आलोचना का बिंदु है। पश्चिमी देशों के संविधानों से इसके प्रावधान लिए गए। दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि आपने पश्चिम के जो अन्य देशों से ज्यादातर प्रावधान उधार लेकर सीधे डाल दिए, जो क्या है हमारे खुद के नहीं थे। फिर संविधान के निर्माण में सभी समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। फिर ऐसा नहीं कि संविधान आपने लागू कर लिया, मुस्लिम लीग के लोग तो उसमें शामिल नहीं थे, तो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम था, दलितों का प्रतिनिधित्व कम था, महिलाओं का कम था, तो फिर आपने कैसे सभी के लिए समान लागू किया। फिर आलोचना की जाती है कि दस्तावेज कसा हुआ दस्तावेज न होकर अस्त व्यस्त है, यानी इसमें पूर्णतया है वो कसा हुआ दस्तावेज नहीं, परिपूर्ण नहीं होकर अस्त व्यस्त है, अलग अलग जगह पर प्रावधान पड़े, एक ही जगह समानता के एक ही जगह है वो विधि के नहीं है, अलग अलग है वो एक अलग अलग भागों में विभाजित करके पड़े, एक जगह प्रावधान नहीं की गई। संविधान में सबके नुमाइंदगी यानी प्रतिनिधित्व, नुमाइंदगी जो शब्द आ रहा है उसका अर्थ आप समझना प्रतिनिधित्व। अब आप प्रतिनिधित्व शब्द का अर्थ भी देख लो। प्रतिनिधित्व कहोगे एक साथ, प्रतिनिधित्व क्या, तो प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है योगदान। संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल भी नहीं है, ये भी अलग अलग बात है, वो विद्वानों के द्वारा की जाती है। इस तरह से मोटे तौर पर हमने बात की कि किस तरीके से जो संविधान का राजनीतिक दर्शन होता है, किस तरीके से एक दर्शन के रूप में संविधान काम कर रहा है, हमने अलग अलग एंगल से देखने की काम की। स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्ष, भ्रातृत्व की भावना, संघवाद के रूप में अलग राज्यों के प्रावधान है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है, ये आदि विशेषताएं हैं जो हमारे भारतीय संविधान को एक दर्शन के रूप में, एक जीवंत दर्शन के रूप में है वो प्रस्तुत करने का काम कर रहा है, जिसके कारण संविधान लंबे समय से इतना भारी भरकम व्यवस्थाओं को समेटते हुए चल रहा है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि कायम करने का काम कर रहा है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, मोटे तौर से हमारी जो ये पुस्तक है, इसका जो अंतिम अध्याय है वो यहीं पर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।